आदाब, आप देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के दस्तरखान। क्या आप जानते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हर साल 30 लाख गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं। जुड़वा शहरों में 60 से ज्यादा मकामात पर दस्तरखान चल रहे हैं। क्या आपको इल्म है कि हर महीने सैकड़ों रजाकार और मुखैर अफराद मिलकर गरीबों के लिए खानों का इंतजाम कर रहे हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम, कब से कर रहे हैं और इनके काम से रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या फर्क पड़ा है? आइए मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो आपको हैरान कर देगा और आपकी ख्वाहिश होगी कहीं आपको भी इस सफर में शामिल तो नहीं होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ और रावलपिंडी इस्लामाबाद के दस्तरखानों को जायजा लीजिए। हम इस वक्त सैदपुर इस्लामाबाद में खड़े हैं। मुझे ये बताइए कि आपने इसके अलावा भी मजीद मकामात पर दस्तरखान लगाए हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो दस्तरखान हैं वो पिम्स हॉस्पिटल, पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल, अली मेडिकल हॉस्पिटल, F6, F7, F8, G8, G9 यानी इस्लामाबाद के काफ़ी सारे सेक्टर्स में है और ये डेली होता है। और हमारी कोशिश ये है कि हम इस्लामाबाद के हर एक सेक्टर में दस्तरखान खोलें। रोज़ाना आपके जो दस्तरखानों से कितने अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं? तकरीबन सर 2 से 2,500 हज़ार लोग जो है रोज़ाना मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारा अपना किचन है जिसमें हमारे पास 8 से 10 कुक हर टाइम काम करते हैं। सुबह मगरिब फजर की नमाज के बाद यानी स्टार्ट हो जाता है खाना बनना, जो शाम तक बनता रहता है और साथ साथ वो तकसीम होता रहता है। खाने का आप मेन्यू कैसे तय करते हैं? मेन्यू सर हमने एक सेट मेन्यू बनाया हुआ है कि हर दिन हमने हफ्ते के वीक के कौन से डेज़ में हमने क्या खाना बनाना है, तो उसके ऊपर हम स्ट्रिक्टली उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं और उसको हमने डिसाइड किया और अपने बजट को सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। सैदपुर में आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं, तो सैदपुर को आपने किस लिए मुंतखब किया? सैदपुर दस्तरखान को स्टार्ट करने की बेसिक रीज़न ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपने देखा ये बकरा के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे सदका करने आते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि ये सदके का गोश्त हमने देना कहाँ है। तो कुछ प्रोफेशनल लोगों ने ये किया हुआ था कि वो गोश्त सारा दिन इकट्ठा करते थे, शाम को सेल आउट कर देते थे। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक कैंप लगाया, लोगों को अवेयरनेस दी कि आप ये जो गोश्त है ये हमें डोनेट कर सकते हैं और ये आपका दिया हुआ गोश्त जो है जब आप डोनेट करते हैं हम उनको बताते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ दस्तरखान पे हमने बना के तकसीम कर दिया, ताकि उन्हें पता होता है कि हमने सही जगह पर चीज़ दी है। उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया और फिर दूसरी बात ये जो खाने वाले उनको भी सहूलत मिल गई कि पहले हम मटन ख़रीद के जो है ना वो नहीं बना सकते थे बिकॉज बहुत कॉस्टली है, अब हमारे दस्तरखान में मटन में यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, जो लोग यहाँ आपसे मुस्तफ़ीद होते हैं उनमें ज़्यादातर कौन लोग शामिल हैं? इसमें जी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। इस गांव से गरीब आबादी भी आ जाती है, वो भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चूँकि इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे घर चूँकि सस्ते मिल जाते हैं किराए पे गांव की वजह से, तो यहाँ पे अपने लोगों को यहाँ पे रिहाइश दी हुई है, तो वो लोग भी आ जाते हैं। उसके अलावा मज़दूर तबका लोग भी आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से जो राह गुज़र मतलब राहगीर जो है वो भी आ जाते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ बकरा स्टॉल्स पे लोग काम करते हैं वो भी आ जाते हैं। तो एक मिक्स किस्म की गैदरिंग है। ये एक आम तासुर ये है कि इस्लामाबाद अमीरों का शहर है और इस्लामाबाद अहल इक़्तिदार का शहर है, तो यहाँ पर गुर्बत कम है। आपका इस बारे में क्या तजुर्बा है? सर मेरा तो तजर्बा ये है कि हर जगह अमीर भी होते हैं जहाँ वहाँ गरीब भी होते हैं, बिकॉज डेफिनेटली अगर अमीर हैं तो उनके पास सर्व करने वाले, उनके पास काम करने वाले गरीब ज़रूर होंगे। आपके काम से क्या असर पड़ा? सर मैं ये समझता हूँ कि हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि भूख जो है ना वो सबसे बड़ी बगावत है। अगर एक शख्स के पेट में रोटी नहीं है वो कोई भी जुर्म कर गुजरेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को रोटी मिल जाए, एटलीस्ट इतनी सोशल सिक्योरिटी उनको हो कि यार हम भूखे नहीं सोएंगे, हमारे पेट में खाना होगा, एटलीस्ट काम मिले ना मिले, जॉब हो या ना हो, तो एटलीस्ट वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम करने से बच सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से इसके ऊपर लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। जराइम में बहुत हद तक कमी आई है। अच्छा, जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको उसमें औरतें कम हैं जी, क्या आपके ख्याल में औरतों को खुराक की ज़रूरत नहीं है, या वो यहाँ तक आ नहीं पा रही हैं, या उनके लिए कोई अलहदा दस्तरखान चलाने की ज़रूरत है? असल में यह है कि कुछ दस्तरखान ऐसे हैं जहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं, बिकॉज़ वहाँ ख़वातीन होती हैं। अब हमारे ज़्यादातर दस्तरखान ऐसी जगहों पे लोकेटेड है, हम उन लोगों पे फोकस करते हैं जो अपने घरों से दूर है, शहर से दूर हैं, घर से दूर हैं। तो ज़्यादातर चूँकि मर्द हज़रात को ये सिचुएशन दरपेश होती है, इस वजह से मेजॉरिटी जो हमारे दस्तरखान पे आने वाले मर्द होते हैं। अच्छा, इसमें माजूर भी कम हैं, आपको इसमें ख्याल रखते हैं कि इसी तरीके से उनकी भी शमूलियत हो सके, क्या कोई ऐसा है सिलसिला? जी बिल्कुल, असल में यह है कि माजूर लोगों के लिए भी हम काम करते हैं, उनके इदारे हैं वहाँ पे हम पहुँचाते हैं, बिकॉज़ उनका यहाँ पे सबसे बड़ा उनके जो इशू होता है वो मूवेबिलिटी का होता है। चूँकि वो मूव नहीं कर सकते तो इसलिए उनका यहाँ पे आना तो खैर उस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए यह है कि जो हमारे सेंटर्स हैं माजूर लोगों के, जैसे फेडरल बोर्ड के साथ एक नाबीना लोगों का सेंटर है, तो हम वहाँ पे उनको खाना पहुँचाते हैं। जब उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, जब उनके ट्रेनिंग के लिए वो चलते हैं वर्कशॉप्स, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं, गिलगित से बल्तिस्तान से, उनके पास हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं, और जब तक वो होती है 1 महीना वर्कशॉप हो, 2 माह हो, तो वो खाना उनको डेली वहाँ पहुँचता रहता है। जी, ये बताइए कि इस शहर के मुखय्यर और साहिब हैसियत लोग भी आपके साथ शामिल हैं इस काम में?
جی بالکل, ہم نے سٹارٹ تو اپنے طور پہ کیا تھا. ہم نے 20 لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا, لیکن اللہ نے اس کو 100 گنا کر دیا. آج 2000 سے بھی زائد لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو سٹارٹ ہم نے اپنے طور پہ کیا تھا, اور پھر اس میں لوگ شامل ہوتے گئے, دوست شامل ہوتے گئے. جس نے دیکھا وہ اس کاروان کا جو ہے نا وہ حصہ بنتے گئے, اور الحمدللہ آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے. اچھا, تو اندازاً کتنے آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں والنٹیئرز, فائنینسرز, کتنے لوگ آپ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں جو آپ کو مدد کر رہے ہیں؟ جی ایسے اگر میں مطلب کاؤنٹ کرنا چاہوں تو وہ تو نمبر مطلب میرے لیے مشکل ہوگا, بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100-150 کے قریب لوگ ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اس میں ہمارے والنٹیئرز بھی ہیں, ایون جو ہمارے ورکرز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑا سیکریفائس کریں, بیکاز ہمارا 7 days a week ہے, کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اگر ہمارے کسی ورکر کو چھٹی کرنی ہوتی تو وہ اپنی جگہ بندہ ارینج کر کے دے کے جاتا ہے. تو انتہائی موٹیویٹڈ لوگوں کا کام ہے. ہمارا جو آفس کا سٹاف ہے, یعنی کچن کا سٹاف تو 7 days a week کام کرتا ہے, آفس کا سٹاف کو سنڈے آف ہوتا ہے, بٹ ہم سنڈے کو بھی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس پر آپ کے ماہانہ کتنے اخراجات ہو رہے ہیں؟ اس میں جو ہمارا خرچ ہے یعنی 50 روپیز پر ہیڈ ہماری کاسٹ ہے روزانہ فی فرد ہماری 50 روپیز پر میل ہماری کاسٹ ہے. تو اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں, 2000 لوگ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں تقریباً 1 لاکھ روپے ہمارا روزانہ کا خرچ ہے. جی اس کے اندر ساری جی ڈیفینیٹلی جو ہمارے کچن پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ پیڈ سٹاف ہیں. آپ کے کام سے متاثر ہو کے کچھ اور لوگوں نے بھی شروع کیا ہے جنہوں نے آپ سے انسپریشن لی ہو؟ جی بالکل جی, میرے ساتھ بہت سارے ہمارے دوست ہیں. مطلب اگر اپنی بات کروں, اسلام آباد میں بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو ینگ لوگ چلاتے ہیں, تو وہ سب سے ہم ملے اور ہم نے بیٹھ کے بات کی, ان کو انکریج کیا, ان کو سپورٹ کیا ہم نے. ان کے پاس بعض وقت فنڈز کم ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ ریگولر مطلب دسترخوان ارینج کرتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سوچ والا جو بھی بندہ ہے ہم اس کو موٹیویٹ کریں. اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں دیکھ کے شروع کیا. اب تو میں اکثر اسلام آباد میں مختلف جگہوں سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہر دوسرے چوتھے مطلب چوراہے کے آگے دیکھتے ہیں تو کھانا تقسیم ہو رہا ہے. لوکل ایڈمنسٹریشن نے اس کو کوئی سپورٹ کیا؟ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن, راولپنڈی ایڈمنسٹریشن؟ سر اس میں راولپنڈی میں اگر میں نام لوں تو کمشنر صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ رمضان سے پہلے میٹنگز کرواتے ہیں, پورے ڈویژن سے لوگوں کو بلاتے ہیں. باقی جہاں تک اسلام آباد کے اندر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کا تعلق ہے تو یہاں پہ اس طرح سے کوئی سپورٹ تو ہمیں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے کبھی کوئی رکاوٹ بھی نہیں کھڑی تھی. تو میرے خیال میں اگر کوئی بندہ آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا تو اٹ سیلف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور این جی او, کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن, کسی اور ادارے نے آپ کو ہیلپ آفر کی ہو؟ سر اس میں جو ہے ہم ساری ہماری فنڈنگ لوکل ہے. اگر فارن سے ہمیں کوئی ہمارے یہاں سے کوئی دوست چلے گئے اور انہوں نے باہر سے وہاں سے فنڈز بھیج دیے ہوں, مطلب ویسٹرن یونین وغیرہ کے تھرو, تو وہ بھی آپ لوکل. لیکن انسٹیٹیوشنل بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس لیول پہ ہمیں کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے. اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوکل لوگوں کو انگیج کریں, انہی کو اویئرنیس دیں اور انہی کو شامل کریں. بیکاز باہر سے جب فنڈنگ آتی ہے تو اکثر پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان تو بہت ہی غریب ملک ہے اور وہ باہر سے فنڈنگ لے کے اور وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر اتنا کچھ ہے, اگر ہم لوگوں میں اویئرنیس آ جائے, ہم لوگوں میں شعور ہو جائے, ہمارے اندر احساس جاگ جائے, ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے جو سپورٹرز ہیں, فائنینسرز ہیں, فنڈرز ہیں, ان کے سامنے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کیسے انشور کرتے ہیں؟ جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو ایک تو فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں ریگولر. ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ ان کو نظر آتی ہے کہ جی ہم اگر یہاں پہ اپنا ڈونیشن دے رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو گوشت کا بتایا کہ گوشت کو دے کے جاتا ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ تقسیم ہوگا, تو وہ ایک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے, بیکاز وی آر رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے, ہم ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہیں. تو ہمارا باقاعدہ جو ہے وہ ہماری لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر سال ہم اپنے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرائیں. تو پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس کو آڈٹ کرتے ہیں, تو اس طرح سے بھی ہم اپنی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرتے ہیں. آپ کا جو کچن ہے جہاں پہ آپ وہاں اور دسترخوانوں کو بھی پکا کے دے رہے ہیں جی, اور نان پروفٹ بیسس پہ دے رہے ہیں جی, یعنی کاسٹ ٹو کاسٹ. جی کاسٹ ٹو کاسٹ. اس کی کوئی تفصیل بتائیے. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں میرے اندر یہ خواب یعنی یہ جو تھا والد صاحب کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے, تو اس میں تبھی ہوگا جب اور لوگ شامل ہوں گے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ہماری سوچ رکھتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کھانا کہیں سے لے رہے ہیں وہ مہنگا پڑ رہا ہے, تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو کم کاسٹ پہ دیں گے. اگر آپ ہفتے میں 2 دن کر رہے ہیں تو آپ اس سے 4 دن کر سکتے ہیں, اور پھر وہ موٹیویٹ ہو کے بعض کا پورا ویک بھی وہ سٹارٹ ہو گئے دسترخوان. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کاسٹ کا اندازہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہماری روٹی بڑی سائز کی روٹی ہے, وہ 2 روٹی کے برابر 1 روٹی ہے, وہ ہمیں 10 روپے میں کاسٹ کرتی ہے, تو ہم 10 روپے ہی ان کو چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نارمل روٹی جا کے بازار سے لیں وہ 7 یا 8 کی پڑتی ہے, تو 2 روٹیاں آپ کو 15 یا 16 یا 14 روپے کی پڑیں گی. تو ہم کاسٹ ٹو کاسٹ چلتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پیٹ میں کھانا چلا جائے, چاہے ہمارے تھرو جائے کسی اور کے تھرو جائے. بالکل. یہ بتائیے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو کھانا ایک ضرورت ہے, لیکن دیر آر ادر نیڈس. تو ان کو کبھی آپ تک لوگوں نے وہ بھی ان کو کہا کہ ہماری اس میں بھی مدد کریں؟ جی بالکل
डेफिनेटली जब लोग आते हैं, लोग देखते हैं कि आप एक नेकी का काम कर रहे हैं, तो उनके और भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम उसमें भी देखते हैं, जैसे गरीब बच्चियों की शादियां हों, उसके लिए भी हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना एक ऑर्फनेज भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी हैं जिनकी मैं किफ़ालत कर रहा हूँ ऑलरेडी, और आगे चल के इरादा है इंशाल्लाह। अभी हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बना रहे हैं, H13 एक सेक्टर है, उसके अंदर वहाँ पे 50 बच्चियों की हमारे पास गुंजाइश होगी। वो हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट है। ख्वाब तो बहुत बड़ा है इंशाल्लाह, वो तो हज़ारों बच्चों के हवाले से है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त भी ज़रूर लाएगा, लेकिन अभी हम पहले कदम के तौर पे 50 बच्चियों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि 2020 में स्टार्ट हो जाएगा। इस रमज़ान में आप कोई ऐसा ख़ास इनिशिएटिव ले रहे हैं जो इस रमज़ान से ही वाबस्ता है? जी, पिछले रमज़ान में हमने तकरीबन कलेक्टिवली अपने सभी दस्तरखान पे 12 से ज़ायद दस्तरखान थे हमारे पास, उस पर 70,000 से ज़ायद लोगों को सहरी और इफ्तारी में हमने सर्व किया था। तो मेरा टारगेट है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा हम उससे भी ज़्यादा लोगों को और उससे भी बेहतर अंदाज में हम सर्व करें इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी हमारी पूरी टीम जो है वो इस पर काम कर रही है। हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, अपने लोगों को एंगेज कर रहे हैं, वॉलंटियर्स को मतलब उनकी मोबिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दें इंशाल्लाह। ये सारा काम करके इतने बरसों का तजुर्बा हासिल करने के बाद आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के बारे में क्या राय बनी है? सर मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के अंदर बहुत जज्बा है, इतना जज्बा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। जो डोनर्स आपके पास आ रहे हैं वो रेगुलर हैं, उनमें फ्रिक्वेंसी है, कोई फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं या? इसमें सर हर तरह के डोनर्स शामिल हैं। वो डोनर्स भी हैं जो रेगुलर हमारे साथ हैं, पिछले 15 साल से हमारे साथ शामिल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ऑन एंड ऑफ भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमें कहते हैं कि जब आप कभी फंस जाएं फाइनेंशियल यानी डिफिकल्टीज़ में, माली मुश्किलात का शिकार हो, तो हमें याद कर लें तो हम आपको रेस्क्यू करने आ सकते हैं। साहब के साथ मौजूद हूँ इनके दस्तरखान के इस किचन में जो ढोक काला खान रावलपिंडी में वाक़ है और रोज़ाना तकरीबन 24 घंटे काम करता है, जहाँ से तकरीबन 2 से 2,500 अफराद के लिए खाना बनता है और ये रिस्क यहाँ से जो है तकसीम होता है। सर किचन है हमारे दस्तरखान फी सबीलिल्लाह का, इसके थ्रू हम जितने भी हमारे दस्तरखान हैं इस्लामाबाद पिंडी के अंदर 12 से 14 मुकामात पर सबका खाना यहाँ पे बनता है। और अभी हम जिस इसके पोर्शन में जिस हिस्से में यहाँ पे रोटी बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे तनूर है, यहाँ रोटी तकरीबन जब ये फुली ऑपरेशनल होता है तो 3600-3700 रोटी बनती है। तो हम एक बंदे को चूँकि 1.5 रोटी बड़ी वाली सर्व करते हैं तो 2400 लोगों के लिए खाना तकरीबन बनता है एक वक्त में बनता है। इसके अंदर 50 रोटी हमने पैक की होती है। हम जैसे एक शख्स के लिए काफ़ी है, लेकिन चूँकि हम जिन लोगों को खाना सर्व करते हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मजदूर लोग होते हैं, तो वो बास का 1.5 या 2 रोटी भी खा लेते हैं। क्योंकि ये एक रोटी जो है ये 2 रोटी के बराबर है। बड़ी रोटी बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपका कास्ट सेव होती है, टाइम बचता है आपको सर्व करने में भी, बनाने में भी। घरेलू तरबियत में इस काम का कितना हिस्सा है, आपके वालिदैन का इस काम के ऊपर कितना असर है, इस बारे में थोड़ा बताइए। प्रोफेसर हबीब खान मुस्लिम मरहूम, वो माशाल्लाह इस्लामियात के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर टाउन पिंडी में। उर्दू भी उनका सब्जेक्ट रहा, शायरी भी उन्होंने की माशाल्लाह। अभी हम उनकी एक बुक भी पब्लिश करने जा रहे हैं। लेकिन वो मैंने उनसे अक्सर कहा कि अबू जी आप बुक पब्लिश नहीं करते। वो कहते हैं कि बेटा मैं अमलन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उनका ये ख्याल था कि जो भूख है ये सबसे बड़ी बगावत है, यानी अगर एक इंसान के पेट में रोटी नहीं है वो कुछ भी कर गुजरेगा। लोग अपनी औलाद को बेच देते हैं, लोग 5 रुपए के पीछे किसी का कत्ल करने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को वक्त पर खाना मिल जाए तो हो सकता है आपके जो मुआशरा है वो बहुत सारे जराइम से पाक हो जाए, कि बहुत सारे जराइम जो होने वाले हैं उनसे बच जाए। जितना भी निज़ाम आप देख रहे हैं इस तमाम का क्रेडिट हमारे वालिद साहब को जाता है। उनकी सोच थी, उनका ये ख्वाब था कि हमारे शहर में कोई भूखा ना सोए, और बहुत छोटे पैमाने पे अपनी आमदन के हिसाब से जितना वो लोगों को खिला सकते थे 20 लोगों से उन्होंने स्टार्ट किया और अल्लाह ने इसको 100 गुना कर दिया। उन्होंने डे 1 से हमें साथ एंगेज रखा। बहुत छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में उन्होंने हमें इस्लाम में एंगेज रखा। क्या वो खुद भी यही करते थे इस तरह के? जी हमेशा से। इससे पहले दस्तरखान स्टार्ट करने से पहले भी ब्लड डोनेशन के हवाले से, मेडिकल कैंप्स लगाने के हवाले से, एमरजेंसी में लोगों के काम आने के हवाले से खिदमत खल्क ही हमेशा उनका शेवा रहा है उनकी तबीयत का। तो उन्होंने हमें यही सिखाया। हम बहुत छोटे थे उस टाइम, छोटी उम्र थी हमारी, लेकिन उन्होंने हमें एंगेज रखा, हमें हर स्टेप के ऊपर इन्वॉल्व रखा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब वो बीमार हुए, उनकी तबीयत नासाज हुई, तो फिर मेरी एज बहुत कम थी, 22 साल उसकी मेरी उम्र थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे सिस्टम को संभाल लिया।